तो शुरुआत करेंगे आपके लिए एक राहत भरी खबर के साथ, क्योंकि भले ही बजट में टैक्स के मोर्चे पर आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर को निराशा हाथ लगी हो, लेकिन सरकार इनकम टैक्स से लेकर जीएसटी तक में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारियां कर रही हैं। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा है कि कैपिटल गेन्स टैक्स की पेचीदगियों को दूर करने के लिए सरकार नए सिरे से विचार कर रही है। साथ ही जीएसटी के फ्रेमवर्क में भी बदलाव किया जा सकता है। तो इस बड़ी खबर के साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कहा है ये सुन लेते हैं। I can mark two areas, especially on the GST side. In fact, the finance minister in her budget speech has also said that a lot needs to be done, and this year it will be our attempt to make some changes in the GST framework so that after we have done that, we bring stability there as well, and the trade knows as to how GST will perform or what rates, what structure would be there. I think that will also help the industry quite a bit in planning its future. तो रेवेन्यू सेक्रेटरी जिन बदलावों की बात कर रहे हैं उनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ है। तो आलोक, का बजट निकल गया, उम्मीद काफी थी, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। अब तरुण बजाज साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या राहत की उम्मीद की जा सकती है? जहां तक टैक्स का मामला है, जीएसटी का मामला है, क्या प्लान्स हैं सरकार के? बिल्कुल, देखिए, इस बार बजट में सरकार ने टैक्स के मोर्चे पर छोटे मोटे बदलाव के अलावा कुछ खास नहीं किया, जिसकी वजह से आम लोगों से लेकर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है सभी जगह निराशा देखने को मिली। लेकिन सरकार का फोकस अब बिल्कुल साफ है। सरकार ने जाहिर किया है कि अब उनका जो पूरा फोकस होगा पर्सनल इनकम टैक्स और जीएसटी रिजीम पर होगा, और आने वाले दिनों में इसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासतौर से अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के मोर्चे पर जो कैपिटल गेन टैक्स होता है उसको लेकर सरकार काफी गंभीर है, और इसकी जो पेचीदगियां हैं, दिक्कतें हैं, उसको दूर करने के लिए जल्द ही कई सारे सुझाव मंगाए जाएंगे और उसको लेकर आने वाले दिनों में अमल होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीएसटी के मोर्चे पर, तो जीएसटी के पूरे फ्रेमवर्क में बदलाव करने की तैयारी चल रही है, ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर को राहत मिल सके, उनको स्टेबिलिटी मिल सके और एक प्रेडिक्टेबिलिटी मिल सके, ताकि जीएसटी को लेकर जो अभी दिक्कतें हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसको दूर किया जा सके और साथ ही साथ रेवेन्यू भी बढ़ाया जा सके। जीएसटी के मोर्चे पर आने वाले दिनों में रेट रैशनलाइजेशन भी देखने को मिल सकता है। आगामी जो जीएसटी काउंसिल की बैठकें होंगी उसमें खासतौर से जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है उस पर जो अभी 18% का जीएसटी लगता है उसमें कमी करने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम कोल सेस की बात करें तो कोल सेस पर भी 400 रुपए प्रति टन के हिसाब से कोल सेस लगता है, जो कि इन्वायरमेंटल सेस होता है, उस पर उसको कमी लाने पर या उसको हटाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि कोयला मंत्रालय ने इस बारे में एक प्रपोजल सरकार के पास भेजा है। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले दिनों में देखी जा सकती हैं, और सरकार का पूरा फोकस ही अब जो पर्सनल इनकम टैक्स और जीएसटी को लेकर है। आने वाले दिनों में जो अगले साल चुनावी ईयर माना जा सकता है उसको देखकर भी सरकार काफी सारी तैयारियां कर रही है, ताकि आम आदमी से लेकर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको बड़ी राहत दी जा सके। इन खबर की बजट के बाद भी टैक्सेशन के मोर्चे पर, जीएसटी के मोर्चे पर सरकार की तरफ से काम हो रहा है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें यहां से राहत की खबरें सुनाई दें। इंतजार रहेगा इन खबरों का। चलिए फिलहाल कुछ और अहम खबर आपके लिए। रेलवे का सफर अब पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा। रेलवे में पैसेंजर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी तकनीक पर आधारित कवच सिस्टम को जल्द लागू किया जाएगा। डिटेल लेते हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा से। तो दीपाली, नाम है कवच सिस्टम, तो क्या ये कवच की तरह ही सुरक्षा देगा? जी बिल्कुल, अगर यात्रियों की सुरक्षा की बात करें तो ये कवच एक बड़ी ढाल बनेगा, क्योंकि जो एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इसमें इंस्टॉल की जाएगी, जिससे कि जो देखा जाता है रेल दुर्घटना हो जाती है ओवर स्पीड से या फिर धुंध की वजह से गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, इस तरह की दुर्घटनाएं आने वाले वक्त में टाली जा सकेंगी कवच के जरिए। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कवच को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट की थी, और रेलवे की तरफ से काफी प्रोएक्टिवली इसको अब इंस्टॉल करने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। हमें सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। जो शुरुआत की जा रही है वो दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट से की जाएगी। मैं आपको बता दूं, इन दोनों ही रूट्स पर रेलवे की पहले ही ये प्लानिंग है कि जो गाड़ियों की रफ्तार है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ाई जाए। तो ऐसे में कवच को इन दोनों रूट्स पर सबसे पहले इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना
दुर्घटना को टाला जा सके। RDSO ने इसे बनाया है, पूरी तरह से स्वदेशी ये टेक्नोलॉजी है। और रेलवे की जो योजना है वो ये भी है कि जितने भी हाई डेंसिटी वाले रूट्स हैं, जो कि 34,000 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है, इन सभी पर कवच को इंस्टॉल किया जाए। हालांकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जो शुरुआत की जा रही है वो काफी बिजी रूट से की जा रही है, जिसमें दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से मुंबई शामिल है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इन दोनों रूट्स के बाद हम देखेंगे कि मुंबई से चेन्नई और हावड़ा से चेन्नई का जो रूट है, जिसे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ जोड़ा जा रहा है, वहां पर कवच को इंस्टॉल किया जाएगा। तो कवच का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी जो लोको पायलट को दिक्कत आती है फॉग की वजह से, कोहरे की वजह से, उसे आगे सिग्नल नहीं दिखाई देते, तो कवच ये पूरा सिग्नल लोको पायलट को कैब में ही मुहैया कराएगा। और साथ ही साथ अगर ओवर स्पीड पर गाड़ी है या फिर तेज रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही है और अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है, तो कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा। तो ये बड़ा फायदा होगा और उम्मीद की जा रही है जो जीरो एक्सीडेंट मिशन है रेलवे का, उसको सफल बनाने में कवच एक बड़ी भूमिका निभाएगा। एक बड़ी ही एक्साइटिंग खबर है ये। दीपावली के आने वाले वक्त में जो हम देखते थे आम दुर्घटनाएं ट्रेन में होती थी, ओवर स्पीडिंग, कोहरा, आपस में टकराना या रॉन्ग सिग्नलिंग, जो भी है वो सबको कवच टेक्नोलॉजी के जरिए कवर किया जाएगा और रेल दुर्घटनाओं में कमी आती हुई दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर आपका सफर जो है रेल के द्वारा अब वो सुरक्षित होने जा रहा है, लेकिन फ्लाइट का सफर शायद वो थोड़ा महंगा होने जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि फ्लाइट में पहले बोर्ड करने के लिए क्या आप ज्यादा पैसा देने चाहेंगे? एयरलाइंस अब प्रायोरिटी बोर्डिंग के नाम पर उन यात्रियों से ज्यादा पैसे चार्ज कर रही है जो फ्लाइट में पहले जाना चाहते हैं। गो फर्स्ट और एयर एशिया इंडिया ने इस सप्ताह से ऐसी सर्विसेज शुरू की है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, सुविधाएं लग रही हैं, लेकिन आई थिंक ये कमाई का दूसरा जरिया लग रहा है। जी बिल्कुल, अनबंडलिंग के नाम पे जो एयरलाइंस हैं वो अलग अलग तरीके से आपसे पैसा लेना चाहती हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा लेग स्पेस देने के नाम पे पैसे लेता है, कोई वेब चेकिंग के नाम पे लेता है, और ऐसा ही एक तरीका है प्रायोरिटी बोर्डिंग। कुछ एयरलाइंस से पहले से कर रही है, लेकिन अब लगभग सारी एयरलाइंस से शुरू कर चुके हैं। इस सप्ताह गो फर्स्ट ने अपनी प्रायोरिटी बोर्डिंग की घोषणा की है। उसमें होगा क्या कि आपको जो चेक इन में लगने वाला टाइम है वो कम होगा, आपको पहले बोर्ड करवा दिया जाएगा, आपको थोड़ा समय दिया जाएगा कि अपना लगेज लग सके, और इसके बदले में आपसे थोड़े पैसे चार्ज किए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप लैंड करते हैं उसके बाद आपका सामान भी थोड़ा प्रायोरिटी पे आपको पहले मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे? जो गो फर्स्ट ने अपनी सर्विस शुरू की है उसमें अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट में ये सर्विस लेना चाहते हैं तो 400 रुपये, और अगर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में लेना चाहते हैं तो 600 रुपये। एयर एशिया इंडिया ने भी ऐसी ही सर्विस शुरू की है। हालांकि इनकी सर्विस पहले से चल रही थी, लेकिन 28 फरवरी तक अगर आप उनके वेबसाइट से या फिर अगर आप उनके पोर्टल से या उनके ऐप से ये सर्विस बुक कराते हैं तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करते हैं तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पे भी वही सुविधाएं हैं कि अगर आपको पहले बोर्ड करवा दिया जाएगा, आपको थोड़ी सी अलग काउंटर्स बने होंगे। बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए तो ये सुविधाएं हमेशा से थी, लेकिन इकोनॉमिक क्लास पैसेंजर्स अब इसे खरीद सकेंगे, ये सुविधा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कितने लोग 400 या 500 रुपये एक्स्ट्रा देना चाहेंगे हवाई जहाज में फ्लाइट में पहले बोर्ड करने के लिए? जी हाँ, यही सवाल होगा, क्योंकि धीरे धीरे जो सुविधाएं हमें मिलती थी इन जनरल अब उसके पैसे लेने लगी हैं। यहाँ पे एयरलाइन सुमित हमारे साथ हैं जो मार्केट के बारे में डिटेल बताएंगे, लेकिन मैं पहले उनसे पूछूं क्योंकि वो काफी सफर करते हैं, दिल्ली जाते रहते हैं अक्सर। तो सुमित, क्या आप चाहेंगे कि आपको पहले प्लेन में बैठने को मिले और अंदर सामान पहले निकल के आपके हाथ में जाए? ज्यादा पैसे देंगे आप उसके लिए? ऑब्वियसली। चल, सुमित देने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे तो बड़ा अखरता है कि पहले जो सीटें आपको आसानी से मिलती थी, अब तो बहुत सारी एयरलाइंस ने ऐसा कर दिया है कि कोई भी सीट चुनी है उसके लिए एक मिनिमम फेयर देना ही पड़ता है। मतलब आप टिकट के पैसे तो दे रहे हैं, अंदर आप मिडिल रो के लिए भी पैसे दे रहे हैं कई बार तो बैठने के लिए। कुछ चीजें तो गलत हुई हैं ऑब्वियसली, कुछ चीजों पे तो नहीं पैसा देना चाहिए, और कोविड का कई जगहों पे नाजायज फायदा भी उठाया गया है। लेकिन सबको अगर कैपेसिटी है तो फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो सुमित तो भाई देंगे पैसे पहले अंदर जाने के लिए, पहले सामान पाने के लिए। मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, मजा आता है जब वो कन्वेयर बेल्ट पे बैग घूमते आ जाएगा 5 मिनट में, और बाद में बैठ गए प्लेन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो लेकिन सुविधा अब आपके लिए, ऑप्शन आपको जरूर मिल गया एयरलाइंस की तरफ से। चलिए अब सुमित हैं तो हम बाजार की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार ने बढ़िया तेजी दिखाई है। तेल गैस छोड़कर सभी सेक्टर ऑलमोस्ट बढ़िया यहां चलते हुए दिखे हैं। तो सेंसेक्स निफ्टी इसी चलते 1% से
ज्यादा चढ़कर बंद हुए हैं। बाकी हम सुमित से जानेंगे। तो सुमित, आज कैसा रहा बाजार का मूड? देखिए, वीकली एक्सपायरी का दिन, आरबीआई एमपीसी आउटकम से पहले और साथ साथ कल एफएम भी कुछ वक्तव्य देंगी, उससे ठीक पहले भारतीय बाजारों में जो ट्रेड था वो पॉजिटिव साइड पे जाता हुआ दिखाई पड़ा और आज बढ़िया तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। 17,450 के भी ऊपर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी और सबसे अहम चीज ये रही कि निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब के अंदर ही आज खरीदारी का जो रुझान है वो बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मूड माहौल बेहतर साइड में बना। 17,463 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दी और सबसे क्रूशियल चीज कि एक ब्रॉडर बेस बाइंग मार्केट्स के अंदर आज बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। चलिए, तो बढ़िया माहौल रहा। अब यहां पर सुमित, एक्शन सबसे ज्यादा कहां था? देखिए, इंडिविजुअली पहले निफ्टी के कुछ टॉप गेनर्स की बात किया, सबसे पहला नाम आता है कोल इंडिया का। एक बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिली। मारुति लगातार तेजी के साथ ये स्टॉक भी कामकाज कर रहा है। साथ ही साथ आईओसी और श्री सीमेंट, ये कुछ और ऐसे नाम जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार होते हुए दिखाई पड़े। हालांकि आईओसी में लास्ट आवर में आके थोड़ी बहुत बिकवाली जरूर रही, लेकिन बाकी सभी शेयरों में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लूजर्स में आपको ओएनजीसी दिखाई पड़ेगा, बीपीसीएल दिखाई पड़ेगा, आईटीसी दिखाई पड़ेगा, एसबीआई लाइफ दिखाई पड़ेगा, जहां पे फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में एसबीआई कार्ड बड़े दिनों के बाद इसका नाम आज जिक्र आता हुआ दिखाई पड़ा है। तेजी की साइड पर 5% के आसपास का उछाल। अदानी एंटरप्राइज 4% ऊपर, चोलामंडलम इन्वेस्ट 4% ऊपर और अपोलो हॉस्पिटल लगातार बिकवाली के बाद शॉर्ट कवरिंग यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स, मिड कैप लूजर्स की अगर बात किया तो बैंक ऑफ बड़ौदा, गोदरेज कंज्यूमर, जेएसपीएल और आईजीएल, कुछ ऐसे नाम जहां पर बिकवाली देखने को मिली। जेएसपीएल में नंबर्स का इंपैक्ट था, अदरवाइज मेटल के अंदर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। एफएनओ में आज लीड कर रहा था अबॉट, जहां पर एक अच्छी खरीदारी रही। उसके अलावा कोल इंडिया, एसबीआई कार्ड, परसिस्टेंट, कुछ ऐसे नाम जहां पर बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ लूजर्स में महानगर गैस, बैंक ऑफ बड़ौदा, गोदरेज कंज्यूमर नंबर्स के बाद और ओएनजीसी जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। आज दिन था ऑटो का। ऑटो में जोरदार तेजी थी, जिसको लीड कर रहा था मारुति, भारत फोर्ज नंबर से ठीक पहले, अशोक लेलैंड और बजाज ऑटो। करीब करीब 2 से लेकर 4% तक का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी में आज एलएनटी टेक लीड कर रहा था बढ़िया तेजी को। कोफोर्ज, माइंडट्री और एलएनटी इन्फोटेक, यानी कि एलएनटी की तीनों सब्सिडरीज जो है वो आज मिड कैप आईटी में जोरदार परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई पड़े। और मेटल में कोल इंडिया, नाल्को, हिंडाल्को, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर जोरदार खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ब्रॉडर बेस बाइंग, लेकिन एक बड़ा इवेंट अवेटेड। देखना होगा मार्केट से कैसे रिएक्ट करता है। राइट, क्रेडिट पॉलिसी का है इंतजार, क्या करेगा मार्केट वहां पर। लेकिन आज का दिन तो बढ़िया, वीकली एक्सपायरी के पहले झमाझम बाजार। और कहां रहा एक्शन, ये हमें सुमित ने बताया। बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। चलिए हम ब्रेक लें, उससे पहले आपको बताएं कि आज क्या खास है आवाज अड्डा में, क्योंकि कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद का मामला अब तूल पकड़ गया है। हिजाब विवाद पर आज लगातार दूसरे दिन कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के मामले में हाईकोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। वहीं इस मामले पर प्रियंका गांधी का बयान आया है। उत्तर प्रदेश में वोटिंग से एक दिन पहले प्रियंका ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं हैशटैग के साथ लिखा है कि महिलाओं को उनका पहनावा तय करने का अधिकार संविधान में मिला है। बता दें कि यह मामला तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले हिजाब पहनकर उडुपी में कॉलेज पहुंची छात्राओं को क्लास जाने से रोका गया। उडुपी के बाद प्रदेश के दूसरे कॉलेजों में भी हंगामा शुरू हुआ। प्रदर्शन को बढ़ता देख कर्नाटक सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों के लिए 3 दिन की छुट्टी का ऐलान भी किया। तो आज आवाज अड्डा में ही यही टॉपिक रहेगा, चर्चा का यही विषय रहेगा। कर्नाटक में हिजाब को लेकर हंगामा जारी है। क्यों है ये सब कुछ इतना विवाद और इसमें कितनी राजनीति है और कितना विवाद है? कंज्यूमर माफ कीजिए, आवाज अड्डा में आज बड़ी बहस, हिजाब पर हंगामा 5:57 पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बात करेंगे चुनावी दंगल की। भाजपा और सपा के बाद कांग्रेस ने भी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में उन्नति विधान घोषणा पत्र जारी किया। इससे पहले कांग्रेस महिलाओं को लेकर शक्ति विधान और युवाओं के लिए भर्ती विधान घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। वहीं तीसरे घोषणा पत्र को जारी करते हुए प्रियंका ने वादा किया कि हमारी सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। 2500 में गेहूं, धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा।
जिसको कोरोना से सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि गरीब महिलाओं को 3 LPG सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के किसानों को सम्मान निधि भी दी जाएगी। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर भाजपा ने युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस किया है। इस दौरान गडकरी ने कहा कि काम किया है और करके भी दिखाएंगे। और जाते जाते आपको बताएं कि आज कंज्यूमर अड्डा में क्या है, क्योंकि कोरोना में स्टडी फ्रॉम होम एक मजबूरी है या थी, लेकिन इसने देश के डिजिटल एजुकेशन की सोच को बदला और उसे बढ़ावा दिया। बजट में देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान हुआ है। तो कैसी होगी ये डिजिटल यूनिवर्सिटी और इससे कैसे बदलेगा पढ़ाई करने का तरीका, देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। कैसी होगी डिजिटल यूनिवर्सिटी, शाम 5:27 पर मेरे साथ। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर लगातार जारी है। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आपको ताजा अपडेट मिलेगा और टीवी पर आगे देखिए कमोडिटी कॉल निशा जी के साथ। नमस्कार।